हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम टू द चैनल। आज मैं आप लोग को इस लेक्चर में रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने वाली हूँ। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था कि थॉमसन का मॉडल के बारे में मैं बताई थी कि थॉमसन जो है वो क्या सोचे थे कि ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो भी डिस्कवर हुआ है वो एटम में किस प्रकार से अरेंज्ड है। तो इसकी बात हम लोगों ने कल कर लिया था, पिछले लेक्चर में कर लिए थे हम लोग। तो आज जो है और उसके बारे में यही बताया कि उस मॉडल को यानी थॉमसन मॉडल को और क्या बोलते हैं, प्लम पडिंग मॉडल के नाम से जानते हैं, वाटरमेलन मॉडल के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो उन्होंने बताया उसके अकॉर्डिंग कि उन्होंने एटम का मॉडल जो है वाटरमेलन की तरह ही क्या किया, एक्सप्लेन किया कि जिस तरह से वाटरमेलन में वो जो रेड पार्ट होता है वो क्या है, वो पॉजिटिव स्फीयर है, ठीक है। और जो सीड्स जो दिखता है ब्लैक ब्लैक वो क्या है, तो वो है हमारा इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है उसमें। तो उसी तरह से क्योंकि उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट को उस तरह से बताया जिसके वजह से उस ये थॉमसन मॉडल को और क्या बोलते हैं, वाटरमेलन मॉडल के नाम से भी जानते हैं। प्लम पडिंग मॉडल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो पडिंग होता है, जो खीर हम लोग जो बनाते हैं, ठीक है, खीर में क्या होता है, दूध और जो भी चावल होता है और उसमें जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो होता है एम्बेडेड, तो उसके वजह से इसको प्लम पडिंग मॉडल के नाम से भी जानते हैं। तो थॉमसन के एक्सपेरिमेंट को प्लम पडिंग मॉडल के नाम से भी जानते हैं या फिर वाटरमेलन मॉडल के भी नाम से जानते हैं। तो चलिए आज हम लोग करते हैं ये रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में। आज मैं आप लोग को डिस्कस करूंगी, जिसमें कि क्या है, रदरफोर्ड ने क्या लिया था, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट महंगा है, क्योंकि गोल्ड फॉयल के ऊपर ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो गोल्ड महंगा होता है, तो ये बस एक ही गोल्ड फॉयल पे एक्सपेरिमेंट इन्होंने नहीं किया, बहुत सारे गोल्ड फॉयल के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद उन्होंने क्या देखा, सारे में एक ही चीज सिमिलरिटी देखी, ठीक है। तो उसके बेस्ड पे इन्होंने क्या बोला और क्या क्या सेटअप किया इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले इन्होंने क्या लिया, एक अल्फा पार्टिकल जो कि एमिट करता है, यानी अल्फा पार्टिकल यानी कि अल्फा एमिट करता है, वो सब्सटेंस लिया, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया जो कि क्या कर रहा है, अल्फा रे इमिट कर रहा है, ठीक है। तो पोलोनियम को उन्होंने लिया, ठीक है, जो भी ये एमिट करेगा उसको ले लिया इन्होंने, और गोल्ड फॉयल को यहाँ पे रख दिया। ये क्या है इनका, गोल्ड फॉयल, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे क्या लिया इन्होंने, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को ले लिया जो कि क्या कर रहा है, अल्फा एमिट कर रहा है, अल्फा रेस को, अल्फा पार्टिकल को एमिट कर रहा है। और यहाँ पे इन्होंने एक फॉस्फोरेसेंट स्क्रीन लगा दिया या फिर फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी इन्होंने, फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दिया इन्होंने, ठीक है। ये क्या है, ZnS है, जिंक सल्फाइड का, ठीक है। ये क्या करता है, इसका खासियत मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि क्या करता है, ये जो भी पार्टिकल इस पे स्ट्राइक करेगा वो स्पार्कल करेगा, ठीक है, स्पार्कल करेगा, जिसके वजह से ये पता चल जाएगा कि कुछ जो है इस स्क्रीन पे स्ट्राइक कर रहा है, कोई पार्टिकल आके इस पे स्ट्राइक कर रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या लगा दिया, फॉस्फोरेसेंट स्क्रीन लगा दिया, फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दिया, जिससे कि जो भी पार्टिकल यहाँ पे स्ट्राइक करेगा इस पे आएगा, हमको पता चल जाएगा, स्पार्कलिंग होगा, ठीक है, स्पार्क प्रोड्यूस करेगा ये। तो उन्होंने क्या किया कि ये जो है एक अल्फा एमिटर पार्टिकल यहाँ पे रख दिया। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का खासियत क्या होता है कि ये रेडिएशन जो है खुद से प्रोड्यूस करते रहता है, खुद से जो है एमिट करते रहता है रेडिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिया, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को ले लिया और जिससे, और यहाँ पे एक उन्होंने गोल्ड फॉयल को रख दिया। इससे जब वो रे को पास, जब ये रे इससे निकल रहा है तो क्या देखा उन्होंने कि कुछ रे जो है बिल्कुल डिस्टर्ब ना होते हुए बिल्कुल सीधे से इस गोल्ड फॉयल के पास से मतलब गुजर जा रहा है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रेज क्या हो रहा है कि जैसे ही यहाँ से एमिट हुआ और ये स्क्रीन पे जाके यहाँ पे टकरा रहा है, स्क्रीन पे आकर टकरा रहा है, तो सब जगह स्पार्कलिंग हो रहा है। कुछ जो रे यानी कि मैक्सिमम रे जो है वैसे ही हो रहा है कि यहाँ से बस चला और ये ZnS यानी कि फॉस्फोरेसेंट जो स्क्रीन है उस पे आकर टकरा रहा है। कुछ जो रेज है वो क्या हो रहे हैं
कि स्मॉल एंगल से उसका डेविएशन हो रहा है, ठीक है। कुछ जो रेज है वो यहाँ ना जाकर कुछ जो है डेविएट कर रहा है, ठीक है। और कुछ जो रेज है यानी कि बहुत कम 21 मतलब यानी कि 20,000 में एक रेज ऐसा है, एक रेडिएशन ऐसा है, क्या कर रहा है अपने पाथ पे, जैसे ही जिस पाथ पे वो आया उसी पाथ पे वो वापस चला जा रहा है। तो ये सब जो ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा उससे क्या कंक्लूड किया, तो फर्स्ट उन्होंने क्या बोला कि मोस्ट ऑफ द रेज क्या हो रहा है कि जैसे ही गोल्ड फॉइल से पास किया, यानी कि गोल्ड फॉइल को के पास आया तो सीधे से निकल गया। इसका मतलब क्या है कि जो गोल्ड फॉइल है, ये जो फॉइल है इसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट इसका क्या है वो हॉलो है, तभी तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो रहा है। जैसे ही रेज गया वो सीधे से निकल गया। उसमें से कुछ जो रेज हैं वो क्या हो रहे हैं कि कुछ स्मॉल एंगल से क्या हो रहा है डेविएशन हो रहा है। इसका मतलब क्या कि यहाँ पे जो रेज है, यहाँ पे ये जो पार्टिकल है और ये जो रेज है, यानी कि दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, ठीक है। जो चार्ज इस पे है वही चार्ज किस पे है, ये पार्टिकल पे है। पार्टिकल का तो हम जान रहे हैं कि पार्टिकल क्या है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। यानी हीलियम अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल पे क्या होता है चार्ज, तो 2 यूनिट अल्फा पार्टिकल पे क्या चार्ज होता है, तो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और इसका मास क्या होता है 4 AMU, ठीक है। ये होता है अल्फा पार्टिकल पे 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज और 4 AMU इसका मास होता है। तो अल्फा पार्टिकल का तो हम जान रहे हैं कि कौन सा चार्ज है इस पे, तो पॉजिटिव चार्ज है। यानी कि जो बीच में जो पार्टिकल, जो बीच में कुछ भी जो सब्सटेंस जो प्रेजेंट है वो क्या है पॉजिटिव चार्ज का है, तभी तो डेविएशन हो रहा है, डेविएट कर रहा है ये, ठीक है। अगर अपोजिट चार्ज का होता तो अट्रैक्शन होता है इसमें, ठीक है, अट्रैक्ट करता है इस तरह से। तो लेकिन क्या हो रहा है कि डेविएट कर रहा है। इधर से देख रहे हो कि ये यहाँ जैसे ही ये रेज यहाँ पे आया, ये डेविएट करके निकल गया यहाँ से। इसका मतलब जो चार्ज इस पे है, अल्फा पार्टिकल पे है, वही चार्ज इस सब्सटेंस पे है जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसका मतलब बीच में कुछ ऐसा सब्सटेंस है जिसपे कि कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन कुछ रेज जो है, कुछ रेज कहने का मतलब बहुत कम, यानी कि 20,000 में एक रेज का मतलब बहुत कम जो है वो क्या कर रहा है अपने ही पाथ पे वापस चला जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि बीच में एक हेवी मास प्रेजेंट है, ठीक है, एक हेवी मास प्रेजेंट है जिससे कि क्या हो रहा है कि ये जो रेज है वो निकल नहीं पा रहा है। और जैसे जो भी स्पार्कलिंग करवा रहे हैं, जो अल्फा पार्टिकल जो इमिट कर रहा है, रेडिएशन जो इमिट कर रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन पे भी हमको नजर आ रहा है, इस सारे जगह पे स्पार्कलिंग हो रहा है। कभी यहाँ स्पार्कलिंग हो रहा है, कभी यहाँ स्पार्कलिंग हो रहा है, कभी यहाँ। लेकिन ये जो बीच है, ये जो बीच का जो पार्ट है, यहाँ पे उन्होंने कोई स्पार्कलिंग, ठीक है, कोई स्पार्कलिंग उन्होंने नहीं देखा, ठीक है, कोई स्पार्कलिंग नहीं देखा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कोई रेज जो है आकर नहीं टकराया है। इसका मतलब कि ये बीच में कोई ऐसा सब्सटेंस प्रेजेंट है, हेवी मास प्रेजेंट है, जिससे कि ये अल्फा पार्टिकल जो है उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है, ठीक है, क्रॉस नहीं कर पा रही है। इसका मतलब क्या, ये हेवी मास यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या कंक्लूड किया, ये हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे ये स्क्रीन है, इसके बारे में क्या बताया कि इसका क्या खासियत है कि जो भी रेज यहाँ पे पड़ेगा स्पार्क प्रोड्यूस करेगा, स्पार्कलिंग होगी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कोई रेज जो है आकर नहीं टकरा रहा है, जिसके वजह से ये जो रीजन है यहाँ पे उन्होंने कोई ये स्पार्कलिंग नहीं देखा, कोई स्पार्क नहीं प्रोड्यूस किया, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे जो है कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई रेज जो है आकर इस पे नहीं टकरा रहा है। चलिए देखते हैं हम लोग क्या क्या उन्होंने देखा। तो ऑब्जर्वेशन में लिखेंगे क्या क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने। इधर ऑब्जर्वेशन और इधर कंक्लूजन। क्या ऑब्जर्व किया और उसे क्या कंक्लूड किया, ठीक है। ये है हमारा ऑब्जर्वेशंस में क्या था कि फर्स्ट उन्होंने क्या देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, ये तो कंक्लूजन में लिखेंगे ना, मोस्ट पार्ट ये हॉलो है,
मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज क्या किया, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल या अल्फा रेज पास्ड विदाउट एनी डेविएशन। मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज पास्ड विदाउट एनी डेविएशन, कोई डेविएशन नहीं हुआ, बिल्कुल सीधा सा पास कर गया। इससे हम लोग क्या कंक्लूड किए, मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज पास्ड विदाउट एनी डेविएशन। इसका मतलब कि मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या है, स्पेस जो है एटम में प्रेजेंट है वो क्या है, वो हॉलो है। दैट इज मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी, क्या है, खाली है। तभी तो रे जो जा रहा है वो बिल्कुल पास करके निकल जा रहा है, ठीक है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो रहा है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या किया, क्या देखा उन्होंने कि सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल या अल्फा रेज, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल डेविएटेड थ्रू स्मॉल एंगल, डेविएटेड थ्रू स्मॉल एंगल से डेविएशन हुआ। स्मॉल एंगल, कुछ जो है रे जो है स्मॉल एंगल से क्या किया, अल्फा पार्टिकल जो है डेविएट किया स्मॉल एंगल से। इसका मतलब क्या हुआ कि एटम में क्या प्रेजेंट है, एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। दैट इज एटम कंटेन पॉजिटिव चार्ज, एटम में क्या है, तो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इन वेरी स्मॉल स्पेस, एटम कंटेन पॉजिटिव चार्ज इन वेरी स्मॉल स्पेस। और इसी को उन्होंने क्या बोला कि ये जो कंक्लूजन है ये क्या हो सकता है, तो ये न्यूक्लियस है, ठीक है। यहीं से जो है रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया और इसी से क्या निकला था, किस चीज का एक्सपेरिमेंट ये हुआ था डिस्कवरी, तो न्यूक्लियस का डिस्कवरी यहीं पर से हुआ था, ठीक है। क्योंकि एटम में जो कुछ पार्टिकल जो है क्या कर रहे हैं, स्मॉल एंगल से डिविएट कर रहे हैं। डिविएट करने का मतलब एटम में क्या प्रेजेंट है, तो कोई पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत स्मॉल, ठीक है, बहुत स्मॉल स्पेस में कंसंट्रेटेड है, ठीक है। अब जो अगला ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा, अगला ऑब्जर्वेशन वो क्या था, थर्ड ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या देखा, तो वेरी फ्यू का मतलब दैट इज 1 आउट ऑफ 20,000 अल्फा पार्टिकल, यानी कि 20,000 अल्फा पार्टिकल में से एक को उन्होंने ऐसा देखा कि वो जो है जिस पाथ पे आ रहा है उसी पाथ पे वो क्या कर रहा है, वापस चला जा रहा है। अल्फा पार्टिकल्स वर डेविएटेड बैक to their original path। ओरिजिनल पाथ पे क्या हो रहा है, वो वापिस चला जा रहा है, ठीक है। ये बहुत कम 1 आउट ऑफ 20,000 अल्फा पार्टिकल्स ऐसा कर रहा है। तो इससे कंक्लूड क्या किया, थर्ड कंक्लूजन उनका क्या निकला, जो ये ऑब्जर्व किए सारे ऑब्जर्वेशन का जो है कंक्लूजन मैं देते जा रही हूँ कि मोस्ट ऑफ द अल्फा रेस जो पास किया विदाउट एनी डेविएशन। इसका मतलब कि एटम जो है, एटम में बहुत सारा खाली स्पेस प्रेजेंट है।
सम कुछ रे जो है वो स्मॉल एंगल से डेविएट करें, इसका मतलब क्या कि बीच में क्या प्रेजेंट है, तो कोई पॉजिटिव यानी कि सेम चार्ज वाला ही प्रेजेंट है। और ये जो पार्टिकल जो अल्फा पार्टिकल का तो चार्ज हम लोग जान रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल जो है वो बीच में प्रेजेंट है और बहुत कम स्पेस में वो कंसेंट्रेटेड है। ठीक है, थर्ड ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या देखा कि बहुत कम अल्फा पार्टिकल दैट इज 1 आउट ऑफ 20,000 वो क्या कर रहा है, सेम ही पाथ पे लौट जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज होल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, दैट इज होल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, होल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज of an atom is concentrated in a small volume, जिसको कि क्या बुलाते हैं हम लोग, न्यूक्लियस बुलाते हैं। मैं पहले भी बता रखी हूँ इसको, न्यूक्लियस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, और जो ऑब्जर्व किया वो उन्होंने बताया और बहुत सारे बात उन्होंने कंक्लूड किए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल है। ठीक है, ये सभी बातें उन्होंने करी थी। अब जो है इससे अब जो ऑब्जर्व किए और कंक्लूड किए, इसके बेस पे उन्होंने जो अपना मॉडल दिया, ठीक है, क्या दिया उन्होंने, अपना मॉडल दिया। तो रदरफोर्ड का जो मॉडल है, रदरफोर्ड्स मॉडल, वो देखते हैं। ये तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो कि उसके बेस पे उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया और क्या कंक्लूड किया वो इसमें लिखा है। ठीक है, अब जो है वो मॉडल क्या दिए, एटम का मॉडल इससे कैसे रिलेटेड है, तो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल अब देखते हैं हम लोग। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, क्या मॉडल उन्होंने दिया, यानी कि एटम के बारे में क्या उन्होंने बताया कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो है उसमें अरेंज्ड हैं। तो फर्स्ट जो मॉडल है वो क्या है कि पहली बात उन्होंने क्या बोला कि एटम क्या होता है, एटम में क्या होता है, एटम कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। एटम में क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है और प्रोटॉन भी प्रेजेंट है। ठीक है, एटम के अंदर क्या है प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों प्रेजेंट है। क्योंकि जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उस टाइम भी, या फिर जब अपना जो मॉडल दिए उस टाइम भी ये न्यूट्रॉन जो है डिस्कवर नहीं हुआ था। ठीक है, सेकेंड में उन्होंने क्या बोला कि होल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज of an atom, whole of the positive charge of an atom is concentrated in a small volume। ये स्मॉल वॉल्यूम में क्या है, कंसेंट्रेटेड है, जिसको कि क्या बुलाते हैं, स्मॉल वॉल्यूम कॉल्ड न्यूक्लियस, जिसको कि हम लोग क्या बुलाते हैं, न्यूक्लियस बुलाते हैं। तो ये मॉडल उन्होंने क्या बोला कि एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट है और होल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज जो है वो कहाँ पे कंसेंट्रेटेड है, तो एक स्मॉल वॉल्यूम है, जिसको कि उन्होंने क्या बुलाया, न्यूक्लियस बुलाया। ठीक है, अब जो है द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, जो न्यूक्लियस का साइज है वो बहुत छोटा है। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है साइज। जैसे कि अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, अगर क्रिकेट ग्राउंड में हम लोग गए हैं, ठीक है, मैच देखने के लिए, और जो पूरा ग्राउंड है, अगर पूरा ग्राउंड को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं कि पूरा ग्राउंड जो है वो क्या है, एक एटम है, तो बीच में अगर सेंटर में बॉल रख दिए हैं, ठीक है, तो बॉल जो है वो क्या डिनोट करेगा वहां पे, तो वो न्यूक्लियस डिनोट करेगा। तो आप समझ सकते हो कि कितना गुना बड़ा है ये एटम
कंपैरिजन अगर करेंगे किससे, तो न्यूक्लियस से, तो एटम की बनिस्पत जो ये है क्या बोलते हैं, बॉल जो है यानी कि न्यूक्लियस जो है वो क्या है, बहुत छोटा है। वही बोला द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू एज कंपेयर टू दैट ऑफ एटम। एटम के साइज से जो है न्यूक्लियस का साइज बहुत क्या है, छोटा है। ठीक है, दैट इज अगर हम रेडियस मानेंगे इसका, तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, अगर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस एंड इधर है रेडियस ऑफ एटम, अगर दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे तो मान लेते हैं कि अगर एटम का रेडियस कितना है, तो 10⁻⁻10 मीटर है, तो न्यूक्लियस यानी कि न्यूक्लियस का रेडियस कितना हो जाएगा, तो 10⁻⁻15 मीटर हो जाएगा, इतना, यानी कि 1,00,000 गुना कम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1,00,000 गुना एटम का रेडियस जो है वो न्यूक्लियस के रेडियस से बड़ा है। ठीक है, अब जो है जैसे रेडियस निकालने की बात करेंगे, इसमें एक रिलेशन मैं बता देती हूँ कि कैसे रेडियस जो है वो निकालेंगे, इसके बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ये हालांकि हायर क्लास में पढ़ना है आपको, लेकिन मैं बता दे रही हूँ रिलेशन यहाँ पे। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, जैसे रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जैसे आर निकालना है, तो क्या करेंगे, इसका जो रिलेशन होगा R0 a⁻1/3। ठीक है, यहाँ पे R0 क्या डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पे लिख लीजिए R0 का जो वैल्यू है वो 1.33, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, 1.33 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये होता है R0 का वैल्यू। अब रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालना है आपको, यानी कि R निकालना है, रेडियस निकालना है, तो क्या करेंगे, R0 इंटू a⁻1/3। अब R0 का वैल्यू आपको पता है, A क्या होता है, तो ये A यहाँ पे डिनोट कर रहा है मास नंबर ऑफ एलिमेंट। A क्या डिनोट कर रहा है, मास नंबर ऑफ एटम या एलिमेंट, मास नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि उस एलिमेंट का, जिस पर्टिकुलर एलिमेंट का हमको ये न्यूक्लियस के रेडियस के बारे में हमको पता करना है, उसका मास नंबर अगर दिया पता होगा, R0 की वैल्यू तो आपको दिया ही हुआ है, तो क्या निकल जाएगा, रेडियस हमारा निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब ये सारी बातें जो की थी, कौन किए थे, ये रदरफोर्ड ने किए, कि किसी एटम का मॉडल किस प्रकार का होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो बहुत स्मॉल वॉल्यूम में कंसंट्रेटेड है। तो सारी बातें तो सही है, लेकिन कौन सा बात उन्होंने ऐसा बोल दिया जिसके वजह से पूरा का पूरा मॉडल ही फेल कर गया। यही बोले उन्होंने कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एटम एज ए होल क्या है, कोई भी एटम एज ए होल न्यूट्रल है। तो ये भी बात उन्होंने बोला कि एटम जो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ये भी बात सही है, क्योंकि ये बात भी जो भी पहले बताए क्या बोलते हैं थॉमसन साहब, वो भी बोले कि एटम क्या है, न्यूट्रल है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन्स, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो एटम एज ए होल क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो आखिर कौन सा बात ऐसा रदरफोर्ड साहब ने बोल दिया जिसके वजह से पूरा का पूरा मॉडल ही उनका फेल कर गया। तो थर्ड मॉडल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल, इसी के वजह से इनका मॉडल फेल किया। ठीक है, ये क्या है कि दी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ये भी बात सही है, अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। ये भी बात उन्होंने सही बोली दी कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है किसके अराउंड में, न्यूक्लियस के अराउंड में। ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, इन सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में कोई भी एटम क्या करता है, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है एट वेरी हाई स्पीड, एट वेरी
हाई स्पीड। ये बात जो उन्होंने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो करता है, ये बात सही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है कैसे? तो सर्कुलर पाथ में अराउंड द न्यूक्लियस। ये बात जो है उन्होंने उनका जो है ये बात जो उन्होंने बोल दिया, यही जो है उनके मॉडल को ले डूबा। ठीक है, जिसके वजह से उनका पूरा का पूरा मॉडल फेल कर गया। ठीक है, तो अब जो है ये क्यों फेल किया, ये मॉडल सर्कुलर पाथ में कैसे घूमता है, और कौन साइंटिस्ट जो है इनके बात को नकारा, और इनके बात को इतना मतलब इतना अच्छा चल रहा था इनका मॉडल, और वो फ्लॉप कैसे किया? तो इनका वजह क्या था? तो जब मैक्सवेल साहब ने अपना, क्योंकि मैक्सवेल ही बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, जितना इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म जो भी है वो मैक्सवेल साहब का देन है। ठीक है, तो अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में उन्होंने बोला कि ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटल ट्रूथ है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी चार्ज पार्टिकल के इन्फ्लुएंस में घूमेगा तो वो क्या करेगा? हमेशा अपना एनर्जी एमिट करता रहेगा, और अगर एनर्जी एमिट करेगा तो क्या होगा? एनर्जी एमिट करता जाएगा तो उसके अंदर का एनर्जी खत्म हो जाएगा, और एनर्जी खत्म होगा तो क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में आकर डूब जाएगा या गिर जाएगा। तो यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन आकर न्यूक्लियस में गिर जाएगा तो क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा, एटम रहेगा ही नहीं। इसका मतलब क्या? एटम की स्टेबिलिटी के बारे में इन्होंने नहीं बता पाए, कहने का मतलब यही हुआ। तो ये बात तो हम लोग अगले नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इनका जो भी लिमिटेशंस था, ड्रॉबैक्स था। और एक चीज इन्होंने क्या बोला कि ये कैसे रिवॉल्व करता है। ठीक है, रदरफोर्ड ने कैसे एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड में। तो जैसे देखिए, एक चीज मैं और यहाँ पे बता दे रही हूँ कि कैसे जो है हाउ रदरफोर्ड एक्सप्लेन दैट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड दी न्यूक्लियस। कैसे रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो एक चीज हम लोग जानते हैं कि अगर उन्होंने यही बताया ना कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे उन्होंने ये न्यूक्लियस बताया कि ये है क्या है? पॉजिटिव जो चार्ज है बीच में प्रेजेंट, वो क्या होता है? ये न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, रिवॉल्व कैसे कर रहा है? तो स्पाइरल पाथ बनाते हुए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है स्पाइरल पाथ बनाते हुए क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। अब जो है यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है? ये जो है ये नेगेटिव चार्ज है। तो इसके बीच में कौन सा फोर्स काम करेगा? तो इसके बीच में जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दोनों के बीच में काम करेगा। ठीक है, अब जो है कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है तो सर्कुलर पाथ पे कौन सा फोर्स काम करता है? तो किसके वजह से कोई भी पार्टिकल जो है सर्कुलर वे में यानी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है? तो वो है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स के वजह से कोई भी पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ पे मूव करता है। ठीक है, तो सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी ये जो पार्टिकल है दोनों गिर ना जाए। जैसे अर्थ और सन के बीच में कौन सा फोर्स प्रेजेंट है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो क्यों नहीं दोनों जो है आपस में टकरा जाता है? तो सब ये दोनों जो फोर्स है दोनों के बीच में क्या है? दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स है, ग्रेविटी है। ग्रेविटी की वजह से जो है एक दूसरे के बीच में टकराता नहीं है। तो यहाँ पे भी क्या है? ये दोनों फोर्स क्या हो रहा है? बैलेंस कर रहा है एक दूसरे को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसके वजह से जो है ये इलेक्ट्रॉन इसमें आकर गिर नहीं पा रहा है। लेकिन मैक्सवेल साहब ने क्या बोला कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के इन्फ्लुएंस में घूमेगा तो अपना एनर्जी एमिट करेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि एनर्जी उसका खत्म हो जाएगा, और खत्म हो जाएगा तो न्यूक्लियस में आकर ये जो है इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पे हम चलते हैं फिर से रदरफोर्ड का बात पे कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है? वेलोसिटी इसका चेंज हो रहा है। ठीक है, इसके बीच में अगर इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर पाथ पे
क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या, ये हर पॉइंट पे क्या करेगा, अपना वेलोसिटी चेंज करे। वेलोसिटी का मतलब क्या, अगर वेलोसिटी का मतलब मैग्नीट्यूड भी है इसमें और डायरेक्शन भी है, यानी कि इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका मतलब इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है। मतलब चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है। इलेक्ट्रॉन जैसे ही मूव कर रहा है, इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है। अब वेलोसिटी चेंज कर रहा है, इसका मतलब क्या, चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग क्या लिखते हैं, एक्सेलरेशन लिखते हैं। एक्सेलरेशन बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी को। अब एक्सेलरेशन है यानी कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, तो उसका वेलोसिटी चेंज कर रहा है। वेलोसिटी चेंज कर रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। एक्सेलरेशन है तो उसमें फोर्स भी है। और ये कौन सा फोर्स है, तो ये जो फोर्स है वो कौन सा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक है, ये है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों बैलेंस हो जा रहा है, यानी कि फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कौन सा फोर्स, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों क्या है, यहाँ पे बराबर हो जाए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स आर इक्वल, ये यहाँ पे इक्वल हो जा रहा है। कहने का मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ये जो है रदरफोर्ड जो है कैसे बताया कि कैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड, तो उसका एक्सप्लेनेशन उन्होंने इस तरह से दिया। ठीक है, कैसे जो है पार्टिकल वो कैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व जो है वो कर रहा है। ठीक है, अब जो है अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे लिमिटेशन का, कि कैसे जो है वो इनका मॉडल जो है फेल कर गया। तो इसकी बात हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।